तो वे स्टार्टिंग 6th चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल को, और इसके अलावा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। जिस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी रैंडम वेरिएबल की। फिर उसके बाद हम लोगों ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, जो कि अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, वो भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, मीन सीखी, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा, वेरिएंस सीखी हम लोगों ने, वो कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखी कि प्रोबेबिलिटी की स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वो जो भी डिस्कशन थी लास्ट लेक्चर में वो हमारी थी डिस्क्रीट वेरिएबल पे, लेकिन जो आज की डिस्कशंस होंगी वो हमारी डिस्कशंस होंगी अबाउट कंटिन्यूस वेरिएबल्स। और कंटिन्यूस वेरिएबल से आपको लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि जी डिस्क्रीट अगर होगा तो फाइनाइट वैल्यूज होंगी, और अगर कोई वेरिएबल कंटिन्यूस होगा तो ऑब्वियसली वो ओवर द इंटरवल होगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये अब हम लोग कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस से मुराद ये है कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कंटिन्यूस होगा, ओवर द इंटरवल जो है वो डिस्कशन होगी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। और नॉर्मल और एंड नॉर्मल, इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहा जाता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनती है हमारे पास। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को रिव्यू किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो उनको रिव्यू कर लें जल्दी से। और क्योंकि अब वी आर वेरी मच नियर टू सस्पेंड द क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। 11 तारीख को शायद डेट आ गई है कि आपकी क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी। उससे पहले पहले आपके जो भी लेक्चर्स हैं उन सबको रिव्यू कर लें। जो भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी चैप्टर में से हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप स्टडी करके एक पेज पे प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो हम लोग 11 तारीख से पहले क्लासेस कंप्लीट करनी है, ताकि इनको कंप्लीट भी कर लें हम लोग। जो क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं आपको गाइड कर दूं, साथ साथ जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो, अगर कोई ऐसा सेक्शन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा या कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ, तो आप सब्जेक्ट के हवाले से आप फ्री हैं, आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें या नॉलेज जो भी मेरे पास है जितना प्रोवाइड करूँ, और आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहता हूँ। लेकिन अब पढ़ना आप लोगों ने है, अब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हैंडआउट्स अपलोड कर चुका हूँ, हर चीज़ है। उसके अलावा आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल हैं, तो हम अलग से जो है वो मीटिंग्स ड्यूरिंग क्लास भी कर लेते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ग्रुप है एक पूरा के समझ में नहीं आ रहा तो आप ग्रुप के साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन अब हमारे पास जो है वो हम लोगों ने 11 तारीख तक जो है वो इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। और बरसात की वजह से मेरे ख्याल में 3 या 4 लेक्चर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। सुहेल को मैंने बोला था कि सबसे डिस्कस कर लें कि अगर आप कहें तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज देंगे, फिर उनमें से जो क्वेश्चन होंगे वो आपको गाइड कर देंगे, अगर नहीं तो एक्स्ट्रा क्लासेज, वो आपका अपना मसला है। अब आप डिसाइड करके सुहेल मुझे शाम को बताएंगे कि आप लोग किस बात पे एग्री करते हैं। दोनों में से मेरे लिए ओके है। अगर आप चाहें तो हम 11 तारीख के बाद भी क्लासेस ले सकते हैं। एक तरीका है, कुछ क्लासेस मिस होंगी, 4 या 5 क्लासेस कम है, क्योंकि हमें 42 लेक्चर्स पूरे करने होते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जाम। और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे गांव से शहर आते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए फिर बेहतर है कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं वैसे भी अपलोड करता हूँ, तो वो लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिए जाएँ। तो जो भी आपस में आप डिसाइड करेंगे वो मुझे आप शाम तक बता दें, फिर उस हिसाब से जो है वो मैं सेटिंग कर लूँगा। खैर, आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक अगर आपने चैप्टर नंबर 5 में जो स्टार्टिंग एग्जांपल था, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल स्टार्ट किया था, उसमें था x से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 अप टू सो ऑन, इस तरह से डिस्क्रीट नंबर्स थे x के लिए, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल था वो डिस्क्रीट था। लेकिन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी में ऑब्वियसली आपको इंटरवल होगा, यानी कि 60 to 61, अब आपका ये इंटरवल है, आपको पता है ये क्लास है पूरी 60 to 61, और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर इंटरवल होती है तो वो कंटिन्यूस होती है। अब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को हम बिल्कुल डिटेल के साथ, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था चैप्टर 3 फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो थे
उनमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कंटिन्यूस। यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे सिंपल डेटा था, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक डेटा होगा और कुछ भी नहीं। तो ये जो डेटा है ये ओवर द क्लासेस है, ओवर द इंटरवल है, तो ये कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास। और अगर हम इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाएं, यानी कि जो आपके सामने जो 6.1 में जो डेटा शो हो रहा है, अगर आप इसके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली अब हिस्टोग्राम बनाना आपको आता है कि हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस बनाने के बाद हम उसकी मिड पॉइंट पे जो है वो फ्रीक्वेंसी को मार्क कर देते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी को, तो ये आप उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। एंड पॉलीगॉन भी इसके ऊपर बनाया है। पॉलीगॉन भी आप किसी भी हिस्टोग्राम के ऊपर जो मिड पॉइंट्स हैं क्लास की लेके लाइन बना देते हैं, वो पॉलीगॉन बन जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर हाइट्स, ये जो कर्व है बेसिकली, अब इसको हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इस कर्व को। अब ये बनेगा कैसे आगे डिस्कस करेंगे, परेशान भी ना हो, कंफ्यूज भी बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x assumes a value in any interval lies in the range 0 to 1, यानी कि जो x की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे वो अब ना तो 0 ना तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं होगी, वो जो वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 की रेंज में होंगी, यानी कि ओवर द इंटरवल होंगी 0 और 1 की रेंज में। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ the mutually exclusive intervals within which x can assume a value of x, यानी कि अगर आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप किसी भी इंटरवल की ऑल प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, फॉर एग्जांपल कोई आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो एज्यूम कर रही है, इंटरवल है फॉर एग्जांपल आपके पास रैंडम वेरिएबल है 0 to 1 फॉर एग्जांपल, और अगर आप इस 0 से 1 की सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे तो एक बात याद रख लें कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होते हैं। नंबर 1 पे आपको मिल जाता है द प्रोबेबिलिटी दैट x assume a value in any interval lies in the range from 0 to 1, तो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 हो सकती है 1 हो सकती है, इसके बीच में। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इंटरवल है, अब चैप्टर नंबर कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पास सिर्फ शेप्स की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इंटरवल है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, यानी कि आपने कोई रैंडम वेरिएबल लिया है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू a की जगह समझ लें फ्रॉम 0 to 1, इंटरवल आपका क्या है 0 to 1 है, और तो ये जो शेडेड रीजन है ये सारा इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं बेसिकली। यानी अगर आप किसी इंटरवल पे प्रोबेबिलिटीज बनाएंगे, ऑब्वियसली कंटिन्यूस वेरिएबल में इंटरवल में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम उसकी शेप बनाते हैं। शेप जो होगी x इज इक्वल टू ए, अगर आपका a लोअर इंटरवल है, b अपर आपकी वैल्यू है किसी इंटरवल की, तो ये जो शेडेड रीजन है एरिया बिटवीन 0 एंड 1 वो ये होगा। और शेडेड एरिया इज 1% और 100%, यानी कि अगर ये जो शेडेड एरिया है फॉर एग्जांपल ये वाला जो कर्व है ये x इज इक्वल टू ए और बी है, अगर हम इस पूरे कर्व को शेप कर दें यानी कि पूरे इंटरवल को ए टू बी शेड कर दें, तो इसका मतलब है शेडेड एरिया इज 1, या तो ये 1 है या 100% है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रखते जाएं। यानी अगर पूरा रीजन शेडेड है, पूरा इंटरवल शेडेड है, तो 1 या 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है a लेस देन x लेस देन b, a और b के बीच में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो a और b का पूरा जो रीजन है ये शेडेड रीजन जो है ये वाला आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन b। और ये a और b समझ लें कोई भी आपका रैंडम वेरिएबल का इंटरवल होगा, फ्रॉम 0 to 1 हो सकता है, 0 to 2 0 to 100 कुछ भी। ये जो एरिया है ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ये जो ब्लू एरिया आपको शेडेड नजर आ रहा है ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर इसी तरह से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 65 और 68 के दरमियान, तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये 65 से 68 तक जो है वो जो रीजन शेड होगा ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। अब ये थोड़े से कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि ये पिक्चर्स कहाँ से आ रही हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए पिक्चर्स हैं, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये पिक्चर्स आप खुद समझ जाएंगे कहाँ से आ रही हैं।
और अगर आपने एग्जैक्टली 66.8 की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली 66.8 की प्रॉपर्टी शेडेड रीजन नहीं होगा, सिंपल एक लाइन होगी। ये सिंपल एक लाइन जो है वो 68.8 की होगी। इसी तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है 65 से 68 तक एज वेल एज 65, अगर आपने 65 से 68 यहाँ पे देखेंगे दोनों इंटरवल इंक्लूड नहीं है क्योंकि सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये लाइन जो है आपने डार्क कर दी है थोड़ी। इसका मतलब है डार्क लाइन का मतलब है कि 65 भी इंक्लूड नहीं है, 68 भी इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान बाकी ये जो रीजन है ये इंक्लूड है। केस स्टडी है, ये आप खुद अगर बुक से पढ़ना चाहें तो पढ़ लिया करें। केस स्टडी में आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, जब आप उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आप इनको सबको समझ जाएंगे। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा केस स्टडी को। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, a normal probability distribution when plotted gives a bell shaped curve such that, जब भी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि नॉर्मल प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनता है, वो हमेशा बेल शेप बनता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई ऐसी शेप जिसका मीन, मीडियन और मोड बराबर आ जाए तो वो जो शेप बनती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर आपको याद होगी वो बात। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जब उसको आप प्लॉट करते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको हमेशा बेल शेप मिलेगा, सिमेट्रिक शेप जिसे हम कहते हैं, बेल शेप मिलेगा। और उस बेल शेप के अंदर जो टोटल एरिया होगा वो 1 होगा। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, जो कर्व होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। टू टेल्स ऑफ द कर्व आर एक्सटेंड इंडेफिनेटली, उनकी जो टेल्स हैं वो बढ़ती हुई जाएंगी दोनों साइड पे। यानी कि अगर आपको ये शो करूं तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तब होती है जब आपको याद होगा मीन, मीडियन, मोड अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर हैं तो आपके वो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ उसमें वो नॉर्मल थी। और यहाँ पे भी अगर आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब है उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो बेल शेप्ड ग्राफ मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोटल एरिया होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा। ये अब आपने चीजें अपने साथ लेके चलनी, यानी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो ये समझ लें कि आपका जो डेटा होगा इस कर्व के में वो होगा 0.1। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायनोमियल एक्सपेंशन को, अगर आपको याद हो तो बायनोमियल एक्सपेंशन में आपने देखा था कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी 0.5 है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो सिमेट्रिक बनती है। तो इसका मतलब है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आपकी बेल शेप्ड थी। और ये जो म्यू है इसमें, ये म्यू जिसे हम कहते हैं यानी कि ये मीन है। तो जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो मीन, यहाँ पे आपके पास ये जो मीन वैल्यू है, मीन की राइट साइड पे 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है और लेफ्ट साइड पे 0.5 होती है। मतलब 0.5 और 0.5 टोटल ऐड करेंगे तो 1 टोटल, यानी कि 50% एरिया आपकी मीन की राइट साइड पे होता है, 50% एरिया आपकी मीन की लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बियॉन्ड 3, ये चीज हम लोग, अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लगाई थी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक तो एरिया वहां पे आपको याद होगा 98 पॉइंट समथिंग आ रहा था। लेकिन अगर आप 3 से बियॉन्ड बना रहे हैं यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आप आगे जा रहे हैं तो आपका जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा 3+ पे। ईच ऑफ द 2 शेडेड एरिया इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0। ये दोनों एरियाज जो है नियर अबाउट 0 होंगे लेकिन ये 0 नहीं होंगे, कुछ वैल्यूज इनकी होगी। 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ अ सेम मीन बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास सेम मीन हो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस है तो मीन देखें तीनों की 50 है, जितनी जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी उतनी ये जो पीक है आपकी ये उतनी ऊंची हो जाएगी, जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी पीक कम होती जाएगी। ये देखें, इसका मतलब है कि जब आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन होती हैं और मीन सेम होती है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है,
पीक उसकी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगी उसकी पीक जो है वो डाउन होती जा रही है। और लेकिन अगर हम लोग सेम स्टैंडर्ड डेविएशन लें और डिफरेंट मीन्स लें, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सब में 2 है लेकिन मीन सेम है, मीन डिफरेंट है। अब मीन जो डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि आपकी मीन चेंज करने से शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है वो आपकी मीन को चेंज करने से अफेक्ट नहीं हो रहा है। डेफिनेशन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज और याद रख लें कि अगर आपको कभी भी कोई बंदा कहे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप समझ जाएं उसकी मीन 0 होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी। अंडरस्टूड होता है ये एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक ये जो ग्राफ है आपका, अब ये जो चीज है इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें मीन जो है वो 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 है। प्रोबेबिलिटी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जब हम रियल लाइफ से एग्जांपल करते हैं तो हमारे पास एक बैकग्राउंड यानी कि जो होता है जिसे हम बैकबोन कह ले, तो किसी कुछ भी रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम एक रिजल्ट जो जिसे एज अ बैकबोन यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हर रिजल्ट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है फॉर रिजल्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कैसे करेंगे। डेफिनेशन ऑफ जी वैल्यूज और जी स्कोर्स, द यूनिट मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल कर्व आर डिनोटेड बाय जी आर called the z values or z scores. A specific value of z gives the distance between the mean and the point represented by the z in the terms of standard deviation. Basically z scores जो है हमारे पास, ये z distribution एक probability होती है। अगर आप कोई भी statistics की बुक लें और उसको बैक साइड से आपको खोलेंगे कि आपको z टेबल जो है वो मिल जाएगा। किसी भी स्टेटिस्टिक्स के बैक पे आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मिल जाएगा। आज के लेक्चर के बाद मैं भी एक जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा क्लासेस में, जो जी टेबल है वो यूज करके आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एक टेबल जैसे हम लोग पहले मैट्रिक की क्लास में एल्गोरिथम का टेबल हमें मिलता था, इस तरह से जी स्कोर्स का टेबल आपको गिवन होगा। ये एग्जाम में भी अलो होता है। अगर आप यानी कि फिजिकल एग्जाम देने भी यूनिवर्सिटी आते हैं तो ये टेबल आपको साथ अलो होता है। इसमें प्रोबेबिलिटीज जो है वो सॉल्व हुई होती हैं, आपने सिर्फ देख के अप्लाई करना होता है जी वैल्यूज को। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, अगर आपने z इज इक्वल टू ए यानी कि आपने यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू है, तो जब आप टेबल यूज करते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं। एरिया इन द टेबल जो होगा वो z इज इक्वल टू ए होगा। 2-3 तरह के टेबल्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने इसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है ये आपको क्लियर कर देगा कि हम लोगों ने जो है वो कहता है फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1.95। फॉर एग्जाम्पल इसने 2 चीजें यहाँ पे कही। ये चैप्टर भी बहुत आसान और बड़ा मजेदार है, कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब जब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की बात करेगा तो आपके जहन में फौरन से बेल शेप आ जाएगा, यानी कि ये बेल शेप होगा। और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, जो मीन होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 होगी। ये म्यू है आपकी। अब ये कह रहा है कि जी की 1.95, फॉर एग्जांपल ये जो एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू है ये जी के, मैं कहता हूँ कि जी जस्ट सपोज कि वो यहाँ पे है 1.95 यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट ऑफ द इसके यानी कि ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसका जो आपका 1.95 अगर यहाँ पे है तो इसका ये वाला पूरा एरिया जो है, हमें इसकी ये एरिया फाइंड करना है कि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। ये जो टेबल आपके सामने अभी शो हुआ है, द टेबल 6.2 एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब ये टेबल आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक में से बैक अगर आप उसको उल्टा ओपन करेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। इवन ये टेबल आपको जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें से भी मिल जाएगा, लेकिन इसका मैं बेटर टेबल आपके साथ शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेट कर लें, जरा सा ध्यान रखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 1.95 से लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर राइट कहता तो हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं, लेकिन इसने लेफ्ट कहा तो हम इस साइड को फाइंड करेंगे।
अब आपने सबसे पहले टेबल में देखना है 1 कहाँ है, जो ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1.9 है यहाँ पे, इस 5 को छोड़ दें, आप सिर्फ इसमें 1.9 ढूंढें। जैसे ही आप जी वाले कॉलम में ऐसे बढ़ते जाएंगे आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। -3 से लेके +3.4 तक होता है टेबल। तो आप इस कॉलम में ऐसे मूव करते आएंगे, नीचे मूव करते 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 आपको 1.9 यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक हो गया, आपने मार्क कर दिया यहाँ पे। और इस रो में देखें आपको यहाँ पे मिल रही है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। जो बुक में टेबल होगा वो बहुत बड़ा होगा, 0.6, 0.7, 0.9। अब जो हमने फाइंड करना था वो करना था 1.95 पे, 95। अब 9 तो आपको यहाँ 1.9 तो मिल गया, अब रह गया 0.5। अगर आप इसको ऐड करें 1.9 प्लस 0.05 तो बन गया 1.95। अब इसका मतलब है आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे 0.5 वाले को। इस कॉलम में इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये सिंपली ये जो एरिया होगा, ये जो रिजल्ट है ये प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट है, ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ये टेबल में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीन के इस साइड पे जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। ये देखें कैसे निकला टेबल में से, ये देखा आपने, यानी कि ये मीन अगर आपकी 1.95 यहाँ है तो इस साइड पे जो एरिया है वो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा से एक एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इज इक्वल टू -2.17 टू z इज इक्वल टू 0। यानी अब थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करना है। ये प्रॉब्लम जो है बड़े मजेदार हैं और बड़े आसान है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारी मीन वैल्यू जो होती है वो 0 पे होती है यहाँ पे। और अब हम फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम -0, यानी कि ये वाली साइड सारी और 0 के तक, यहाँ तक हमने फाइंड करना है इसका एरिया। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? टू फाइंड द एरिया फ्रॉम z माइनस टू z इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फाइंड द एरियाज टू द लेफ्ट ऑफ 0 एंड द लेफ्ट ऑफ z इन द टेबल 4 as shown in table 6.3. those two areas are 0.5 and 0. सबसे पहले तो आपने -2.17 का एरिया फाइंड करना है। -2.17 का एरिया कैसे फाइंड करेंगे देखें। सबसे पहले आप जी टेबल में जाएंगे, -2.1 को ढूंढेंगे, -2.1 आपको मिल गया। उसके बाद आगे क्या है 2.17, तो ये रहा 7 वाला कॉलम, तो ये एरिया जो होगा ये एरिया आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखें कि ये जो एरिया आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा इस साइड का, हमें फाइंड करना है इसके बीच में एरिया, तो ये मिला आपको इस साइड का एरिया। समझ रहे हैं? ये जो एरिया आपको मिला, ये जो एरिया आपको -2.17 का मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, 0.150। एक रिजल्ट आ गया। और दूसरा आपने फाइंड करना है फिर 0 से लेफ्ट। 0 से लेफ्ट जब आप करेंगे तो जो आपको मिलेगा कितना, 0 पे क्या एरिया आ रहा है, 0.50। अब मजे की बात मैं आपको एक पिक्चर के साथ समझाता हूं। देखो जब हम लोग यहाँ पे ये पिक्चर अगर मैं बनाऊं दोबारा से, समझने की कोशिश कीजिएगा। -2.17 -2.17 जब टेबल में से इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये वाली साइड का रिजल्ट मिलेगा, यानी कि एरिया हमें ये वाला मिलेगा। ठीक है, और जब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे ये वाला, जब हम 0 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टेबल में से, यानी कि 0 वाली म्यू इज इक्वल टू 0 इसकी, तो ये पूरा एरिया यहां तक ये सारा शेडेड मिलेगा। लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना था -2.7 से लेके 0 तक। अब अगर हम टेबल में -2.17 का फाइंड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, और 0 का फाइंड कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा एरिया मिल रहा है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? अगर टेक्निकली इस सारे एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे यही किया है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही किया है, देखें 0 से लेके आपको एरिया मिला 0.5, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि सारी लेफ्ट हैंड साइड पे ये, और -2.17 से लेफ्ट साइड आपको मिली ये, तो 0.0 वाले एरिया से ये वाला एरिया हमने माइनस कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी अभी इस तस्वीर में समझाया कि बेसिकली -2.17 का ये एरिया है और 0 का ये है, लेकिन क्वेश्चन में हमने इन दोनों के दरमियान वाला एरिया फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक एरिया चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन फाइंड करने के लिए इसके एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि ये टोटल एरिया में से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें तो हमें ऑब्वियसली ये एरिया मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा चलें, अब आप अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करें, पर आप कैसे करेंगे इसको ट्राई, ये आपसे नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि इसके लिए आपको टेबल चाहिए। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो आपको टेबल जो है वो इसका प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप ये एग्जांपल्स कीजिएगा। फाइंड द फॉलोइंग एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व एरिया टू द राइट ऑफ जी। मजे की बात देखें, अब हम लोगों ने इसके राइट साइड पे एरिया फाइंड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जब हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करते हैं तो जो जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, जी इज इक्वल टू हमें इस साइड का एरिया देता है, लेफ्ट साइड का। हाल में जो टेबल बने हुए हैं वो लेफ्ट साइड के एरियाज हैं, राइट के नहीं है। तो इसका मतलब है राइट कैसे फाइंड करेंगे, पहले लेफ्ट का एरिया फाइंड करके टोटल एरिया कितना होगा 1, 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे लेफ्ट का एरिया मिल जाएगा। चलें कर लेते हैं, देखें अब सबसे पहले तो मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा 2.32। जब आप टेबल पे जाएंगे, यानी कि अगर आप टेबल पे चले जाएं, यहाँ पे इसमें भी टेबल 2.32 इसमें है नहीं, तो टेबल पहले अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू 3.2 का जो टेबल है, आप टेबल में देखेंगे उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकलेगी 2.32 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी निकलेगी ये वाली वैल्यू। और देखें इसने 1 में से इसको माइनस किया है, 1 में से माइनस क्यों किया है, बेसिकली जो हमें z2 3.2 पे जो वैल्यू मिलेगी, 2.32 की जो वैल्यूज हैं 3.2 की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली इस साइड पे होंगी, ये वाली साइड जो है ये वाली होगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें राइट साइड का एरिया चाहिए था। इसका मतलब है इस फिगर में हमने शुरू में डिस्कस किया है कि टोटल एरिया 1 के बराबर होता है। 1 में से हम लोग अगर ये वाली साइड माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये साइड का एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग। तो आ जाए, अब अगर क्वेश्चंस हैं कुछ तो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये इस सेक्शन में इतना ही था। अब आ जाए क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाए, तो थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के जो सवाल, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए ताकि आप परेशान ना हो। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, रेज कर लें हैंड जल्दी से। जी प्लीज पूछें क्वेश्चन, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोलें तो सही। यस, एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो जी की वैल्यू हम उठाते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जो प्रॉब्लम में हमें मिली होगी, या टेबल से उठाएंगे सर? नहीं, टेबल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, यानी कि टेबल में पूरी वैल्यूज, मैं अभी टेबल अपलोड करता हूं क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेंगे, ब्रेक में मैं टेबल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो आप टेबल डाउनलोड कर लेना। टेबल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जी की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको जी की वैल्यू मिली 1.53, तो आप 1.5 कॉलम में से ढूंढेंगे और 0.3 जो है वो रो में से ढूंढेंगे। मैं टेबल अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा इस लेक्चर को स्लाइडें भी अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू कर लें, तो सेकंड लेक्चर जो है हम थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाएं। मैं टेबल अपलोड करता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक कर देंगे, क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ रहे तो भले आप थोड़ा सा फ्रेश होकर आए, क्योंकि कंजिक्यूटिवली क्लासेस चल रही होंगी, मुझसे पहले भी क्लास होगी, तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक लें,
पानी वानी पी के रिलैक्स होके फिर वापस आए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1:10 पे दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर 2 बजे तक स्टडी करेंगे। उस टाइम में मैं आप लोगों के लिए टेबल भी अपलोड कर देता हूँ, और इसके साथ साथ जो है आपके 5वें चैप्टर के नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ आपके उस पर टीम्स पे, ताकि आप लोगों को ये नोट्स आपके सामने हो। तो 10 मिनट आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाइए, देखिए कि ये चीज़ें किस तरह से वर्कआउट हो रही हैं। तो फिर सेकंड लेक्चर फिर तब लेंगे, ऐसे ही सेकंड लेक्चर का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास स्टफ़ नहीं है। तो मैं पहले स्टफ़ अपलोड कर देता हूँ, तब तक के लिए जो है वो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, और मैं अभी आपके लिए जो टेबल है वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप थैंक यू क्वेश्चन सर। पूछने वाले। जी बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें तो मैं चीज़ें अपलोड कर देता हूँ।